सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ नर्सिंग प्रोसेस। एंड ये जो नर्सिंग प्रोसेस आपका जो टॉपिक है ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो रहता है सब्जेक्ट नर्सिंग में, तो उससे जो है उस सब्जेक्ट से ये टॉपिक लिया गया है नर्सिंग प्रोसेस। एंड इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. So a group of related ideas or statements is called. A group of related ideas or statement is called. तो एक ग्रुप जो कि रिलेटेड है आइडियाज़ से एंड स्टेटमेंट, यानी कि एक आइडियाज़ और स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, उसे थ्योरी कहेंगे या फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या फिर फिलॉसफी या फिर पैराडाइम. तो यहाँ पे करेक्ट हमारा जो आंसर जाएगा दैट इज़ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. तो जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज़ एंड स्टेटमेंट, इतना आइडियाज़ और स्टेटमेंट का जो ग्रुप होता है उसे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन. So here you can see a set of abstract and general concepts and statements about those concepts are called conceptual framework. तो a set, एक सेट जो यानी कि जर्नल कंसेप्ट, यानी कि बहुत सारे जो जर्नल कंसेप्ट हैं उनका कोई एक ग्रुप होना, यानी एब्स्ट्रैक्ट कोई ग्रुप होना या स्टेटमेंट्स का ग्रुप होना, एक सेट होना अबाउट दोज कंसेप्ट आर, उसे क्या कहेंगे? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहेंगे. एंड इट ऑल्सो कॉल्ड कंसेप्चुअल मॉडल, तो इसे हम कंसेप्चुअल मॉडल भी कहेंगे एंड कंसेप्चुअल सिस्टम एंड पैराडाइम भी कह सकते हैं. सो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एंड एन एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज़, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक एग्जाम्पल नर्सिंग प्रोसेस है या प्रोग्रेस नोट्स है या पेशेंट फीडबैक या फिर प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा इसमें नर्सिंग प्रोसेस. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक एग्जाम्पल पूछा है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज़ नर्सिंग प्रोसेस. यहाँ पे देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एन आइडियल नर्सिंग केयर प्लान, एक आइडियल नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट मस्ट बी. एक आइडियल नर्सिंग केयर प्लान पूछा है, यानी कि सबसे अच्छा जो नर्सिंग केयर प्लान, एक आइडियल नर्सिंग केयर प्लान जो है पेशेंट के लिए वो होना चाहिए रीजनेबल या फिर इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए या फिर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या फिर लिस्ट एक्सपेंसिव होना चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा कि एक आइडियल नर्सिंग केयर प्लान जो होता है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है, यानी कि हर एक पर्सन के लिए एक अलग अलग नर्सिंग केयर प्लान जो है बाय नर्स तैयार किया जाता है. नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन. नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि आ प्लान ऑफ एक्शन फॉर ईच नर्सिंग डायग्नोसिस शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड. प्लान ऑफ एक्शन जो होता है, प्लान ऑफ एक्शन वो यानी कि ईच नर्सिंग डायग्नोसिस जो होते हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए, यानी कि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग जो है नर्सिंग डायग्नोसिस रहता है एंड नर्सिंग केयर प्लान रहता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Nursing care that is based on identifying and meeting the needs of the patient is called. नर्सिंग केयर जो कि आइडेंटिफाई करती है एंड जो भी पेशेंट की नीड्स होती हैं, जो भी पेशेंट की नीड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उन नीड्स को जो है फुलफ़िल करना, वो नर्सिंग केयर जो है नर्सिंग केयर प्लान क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा प्रायोरिटाइजेशन या फिर गोल ओरिएंटेड होना चाहिए या फिर टारगेट रियलाइजेशन या फिर क्लाइंट ओरिएंटेड. तो नर्सिंग केयर जो भी पेशेंट को हमने आइडेंटिफाई किया है, वाया नर्स जो है पेशेंट को आइडेंटिफाई किया गया है एंड जो भी नीड्स पेशेंट को जो है नीड्स जो भी हैं उनकी फुलफ़िल किया जा रही हैं, तो वो जो है क्लाइंट ओरिएंटेड होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज़ अ टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. तो नर्सिंग प्रोसेस एक टूल है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा प्रेजेंट इलनेस. प्रेजेंट इलनेस इज़ अ टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. प्रेजेंट इलनेस इज़ अ टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्सेस यूज नर्सिंग प्रोसेस एज. नर्सेस जो है यूज़ करती हैं नर्सिंग प्रोसेस एज मेथड ऑफ, तो कम्युनिकेटिंग विद प्रोटीन एंड फैमिलीज एंड मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड इन नर्सिंग, या फिर मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ नर्सेस, या फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डिलीवरिंग एंड पेशेंट केयर.
तो नर्सेज जो है यूज़ करती हैं नर्सिंग प्रोसेस एज द मेथड ऑफ, कैसे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग मेथड क्या है। सबसे पहले क्या करती हैं, प्लानिंग करती हैं, क्या जो है वो नर्सेज प्रोवाइड करने वाली हैं, केयर तो वो प्लान करेंगी, ऑर्गेनाइज करेंगी एंड डिलीवर करेंगी पेशेंट को। दैट इज स्टेटमेंट, हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस ऑल्सो कॉल ब्लू प्रिंट। नर्सिंग प्रोसेस को हम जो है ब्लू प्रिंट भी कह सकते हैं। Another name of nursing process is blueprint और plan for client care is a ordinary approach। ये क्या होता है, एक ordinary approach होता है। ordinary approach होता है to administering nursing care। nursing care administer करने का लिए so patient needs are meets comprehensively and effectively, जिससे जो भी patient की need है वो comprehensively and effectively यानी कि effective वे से जो है जो भी नर्सिंग केयर है पेशेंट को प्रोवाइड की जा सके, उसके लिए जो है नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग केयर प्लान जो है तैयार किया जाता है। एंड इट इन्वॉल्व 5 प्रोसेस। इसमें जो है नर्सिंग प्रोसेस में 5 जो स्टेप्स होते हैं उनको जो है इन्वॉल्व किया है। सो फर्स्ट ईयर कैन सी असेसमेंट स्टेप होता है, सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, थर्ड जो है प्लानिंग होता है, फोर्थ इंटरवेंशन होता है एंड दैट लास्ट इज इवॉल्यूशन होता है। तो ये 5 बेसिक जो है वो स्टेप्स रहते हैं जो कि नर्सिंग प्रोसेस के हैं। पहले जो है असेसमेंट करना होता है एंड नेक्स्ट जो है डायग्नोसिस करना होता है एंड थर्ड इज़ प्लानिंग करनी होती है एंड फोर्थ इज़ इंटरवेंशन करना होता है, फोर्थ एंड 5 इज़ इवैल्यूएशन करना होता है। नर्सिंग प्रोसेस जो भी है इसको विद डिटेल समझने के लिए, विद एग्जाम्पल एंड डिटेल पूरा जो है लेक्चर समझने के लिए आप जो है इस लिंक पर क्लिक करके आप नर्सिंग प्रोसेस को ईजिली बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सो ना स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ब्लू प्रिंट ऑफ रियल नर्सिंग केयर कार्ड। तो ब्लू प्रिंट ऑफ रियल नर्सिंग केयर कार्ड, तो उसे क्या कहेंगे, तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा दैट इज़ नर्सिंग केयर प्लान। उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नर्सिंग केयर प्लान। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि नर्सिंग केयर प्लान कह लो या नर्सिंग प्रोसेस कह लो या फिर ब्लू प्रिंट, ये सब जो है तीनों एक ही नर्सिंग प्रोसेस का अनदर नेम होते हैं। नेक्स्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज़, तो फर्स्ट स्टेप नर्सिंग प्रोसेस के क्या होता है, दैट्स वेरी इजी। सो assessment it is the first step of nursing process। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट फर्स्ट स्टेप, द इसमें क्या किया जाता है, द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ऑल डेटा। इसमें जो है सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है जो भी पेशेंट से रिलेटेड डेटा होता है, जो भी पेशेंट से रिलेटेड डेटा होता है उसको सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है टू पेशेंट से, और उनकी प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको कलेक्ट करा जाता है और जो भी नीड्स है क्लाइंट की उसे फुलफिल किया जाता है। Next question, let's move the further question. So question is, which of the following is a stage of the nursing process in which the nurses continuously collect data to identify and a patient actual and potential health needs। तो which of the following is a state of द नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेज ऐसा होता है जिसमें नर्स जो है कंटिन्यूसली कलेक्ट करती है डेटा को, कंटिन्यूसली डेटा को कलेक्ट करती है एंड आइडेंटिफाई करती है पेशेंट की जो भी एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ नीड्स होती हैं उनको जो है आइडेंटिफाई करती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट। तो कौन सा ऐसा स्टेज है नर्सिंग प्रोसेस का जिसमें नर्स जो है कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट करती है और आइडेंटिफाई करती है पेशेंट के एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ नीड्स को। तो प्लानिंग में कलेक्ट करती है, या इम्प्लीमेंटेशन में, या इवैल्यूएशन में, असेसमेंट में। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें जाएगा। असेसमेंट के दौरान ही जो है एक नर्स जो है वो डेटा को कलेक्ट करती है फ्रॉम द पेशेंट एंड उनसे रिलेटिव जो होते हैं उनसे सभी का डेटा, पेशेंट का डाटा जो है कलेक्ट करती है एंड जो भी पेशेंट की एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ नीड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करती है एंड फुलफिल करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्टेप ऑफ नर्सिंग केयर नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा अबाउट द क्लाइंट इन द विच नर्सेज फोकस्ड होलिस्टिकली ऑन द क्लाइंट। तो
दिस स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, इस स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में इंक्लूड है सिस्टमेटिकली कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है क्लाइंट के बारे में, जिसमें जो है नर्स फोकस करती है हॉलिस्टिकली नर्स फोकस करती है। तो किस में डेटा को कलेक्ट करती है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप में ही जो नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप रहता है दैट इज़ असेसमेंट। तो असेसमेंट में ही जो है वो नर्स जो है वो डेटा को कलेक्ट करती है एंड जो है फोकस करती है हॉरिजॉन्टली ऑन द क्लाइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टमेटिकली कलेक्शन ऑफ पेशेंट डेटा टू बी आइडेंटिफाई अनमेट ह्यूमन नीड्स। तो सिस्टमेटिकली डाटा का कलेक्ट करना पेशेंट का जो भी है डेटा उसको सिस्टम वाइज कलेक्ट करना डेटा का, तो वो तो इसमें किस में किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन हमारा नर्सिंग असेसमेंट में भी जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है विच इज स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर प्लान। तो कौन सा नर्सिंग केयर प्लान के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक सही नहीं है, यानी कि 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो दीज ऑल द करेक्ट एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान इज़ वन टाइम कम्प्रिहेंसिव केयर प्लान फॉर द फैमिली, या फिर नर्सिंग केयर प्लान इज़ ब्लू प्रिंट फॉर एक्शन, या फिर नर्सिंग केयर प्लान इज सिस्टमेटिकली प्रोसेस फॉर नर्सिंग एक्शन। नर्सिंग केयर प्लान रिलेटिव द फ्यूचर। तो नर्सिंग केयर प्लान जो है रिलेट करता है फ्यूचर से, येस इट इज़ राइट। नर्सिंग केयर प्लान इज सिस्टमेटिकली प्रोसेस फॉर नर्सिंग एक्शन, येस इट इज राइट। नर्सिंग केयर प्लान जो होता है सिस्टमेटिकली प्रोसेस होता है एंड नर्सिंग केयर प्लान जो होती है ब्लू प्रिंट भी होता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा नर्सिंग केयर प्लान इज़ वन टाइम कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग प्लान फॉर द फैमिली। So except this option is all the statement is right about the nursing process. So next question is द नर्स परफॉर्म एन असेसमेंट। एक नर्स जो है वो असेसमेंट परफॉर्म करती है ऑफ अ न्यूली एडमिटेड पेशेंट। एक नर्स जो है परफॉर्म करती है असेसमेंट एक न्यूली एडमिटेड, यानी कि एक नया पेशेंट को एडमिट हुआ है उसका जो है नर्स परफॉर्म कर रही है असेसमेंट। द नर्स जो है समझती है, अंडरस्टैंड करती है दैट दिस एडमिशन असेसमेंट इज कंडक्टेड प्राइमरली टू। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है डायग्नोसिस इफ द पेशेंट इज एट risk for falls and ensure that the patient skin is intact and establish a therapeutic relationship, identify important। इसमें हमारे क्वेश्चन में है कि नर्स जो है नर्स परफॉर्म करती है असेसमेंट एक न्यूली एडमिटेड पेशेंट का। नर्स जो है अंडरस्टैंड करती है कि एडमिशन असेसमेंट इज़ कंडक्टेड प्राइमरली टू। इसमें असेसमेंट जो किया जाता है वो क्यों, आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। नेक्स्ट जो ड्यूरिंग इनिशियल असेसमेंट के दौरान जो है एडमिशन असेसमेंट नर्स रिकॉर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट हेल्थ related history database at the time of patient admission, decide priorities for further assessment and जो initial assessment होता है असेसमेंट जो होता है नर्सिंग प्रोसेस का, तो उसमें जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसमें डेटा को जो है कलेक्ट किया जाता है, जो भी फर्दर जो असेसमेंट रहने वाला है उसको उस प्रायोरिटीज़ को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ असेसमेंट डन टू कंपेयर द क्लाइंट। द टाइप ऑफ असेसमेंट, किस टाइप का जो असेसमेंट है वो डन किया जाता है कंपेयर करने के लिए क्लाइंट करेंट स्टेटस टू प्रीवियसली ऑब्टेन बेसलाइन डेटा इज कॉल्ड टाइप ऑफ असेसमेंट, जो कि डन किया जाता है कंपेयर करने के लिए क्लाइंट्स करेंट स्टेटस को, क्लाइंट का जो भी करंट स्टेटस है उसको कंपेयर करता है एंड प्रीवियसली ऑब्टेन बेसलाइन डेटा इज कॉल्ड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा टाइम लैप्स असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट जो है कैरी आउट किया जाता है इनिशियल असेसमेंट के बाद एंड इवालुएट किया जाता है उसमें एनी चेंजेस, कोई भी चेंजेस अगर फंक्शनल हेल्थ क्लाइंट की जो फंक्शनल हेल्थ है उसमें कोई भी चेंजेस देखने को मिलता है तो उसे इवालुएट किया जाता है एंड टाइम लैप्स असेसमेंट जो है वो इनिशियल असेसमेंट के बाद जो है वो कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आ पेशेंट इज एडमिटेड विद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन।
एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में क्लाइंट जो है एडमिट किया गया है ऑन 20 जून 8 AM। 20 जून 8 AM पे जो है एडमिट किया गया। हिज कंडीशन इम्प्रूव ऑन 22 जून एंड ही इज़ डिस्चार्ज ऑन 25 जून। द डिस्चार्ज प्लानिंग बिगिन। तो डिस्चार्ज प्लानिंग कब स्टार्ट कर देनी है? 20 जून से स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज पेशेंट एडमिट हुआ है मायोकार्डियल। एक पेशेंट जो है वो जिसको क्या है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, एंड वो एडमिट हुआ है 20 जून को। एडमिट हुआ है वो 20 जून को, कितने टाइम? 8 AM पे जो है एडमिट हुआ है। उसकी कंडीशन जो है इम्प्रूव हुआ 22, कंडीशन जो है उसकी वो 22 जून को जो है इम्प्रूव हुई है, एंड ही इज़ डिस्चार्ज 25 जून। और वो डिस्चार्ज कब होने वाला है? 25 जून को डिस्चार्ज होने वाला है। तो डिस्चार्ज प्लानिंग जो है वो कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो डिस्चार्ज प्लानिंग जो है वो 20 जून से जो है, इसका ऑप्शन इज 20 जून से स्टार्ट कर देनी चाहिए। डिस्चार्ज एंड रिहैबिलिटेशन प्लानिंग शुड बी बिगिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो इम्पॉर्टेंट कंटेंट याद रखना है आपको कि डिस्चार्ज और रिहैबिलिटेशन प्लानिंग जो होता है, डिस्चार्ज एंड रिहैबिलिटेशन प्लानिंग जो होती है वो जब पेशेंट एडमिट होता है, जब पेशेंट एडमिट होता है तब से ही स्टार्ट कर दिया जाता है डिस्चार्ज और रिहैबिलिटेशन प्लानिंग को। पेशेंट जब एडमिट होता है तो उस तब से ही जो है डिस्चार्ज प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए होती है। नेक्स्ट, व्हेन शुड रिहैबिलिटेशन स्टार्ट? तो रिहैबिलिटेशन कब स्टार्ट होता है? द डे बिफोर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होने से पहले उसी दिन, या फिर व्हेन द पेशेंट डिज़ायर, जब पेशेंट की इच्छा हो तब, या फिर एडमिशन के टाइम ही, या फिर 24 आवर्स आफ्टर डिस्चार्ज। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा व्हेन द पेशेंट, करेक्ट ऑप्शन जाएगा अपॉन एडमिशन। एडमिशन के टाइम ही जो है पेशेंट को डिस्चार्ज करने की प्लानिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हम लोगों ने बैक साइड जो कंटेंट है उसमें पढ़ा है। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव डेटा। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है विच इज़ एन एग्जाम्पल, जो एक एग्जाम्पल है सब्जेक्टिव डेटा का। तो सब्जेक्टिव डेटा का एग्जाम्पल है, उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो BP इज़ राइट आर्म सुपाइन पोजिशन बाई 130/80, या फिर ओरल टेम्परेचर 39, या फिर सिस्टर नोट द फाइल, पेशेंट हैज़ रेडनेस ओवर सब लेफ्ट लैटरल मेलियस, या फिर पेशेंट सेज आई एम नॉट हैविंग नोजिया। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा पेशेंट सेज आई एम हैविंग नोजिया, यानी कि जो नर्सिंग प्रोसेस हम करते हैं तो असेसमेंट जब किया जाता है तो असेसमेंट में जो है वो एक सब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट किया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो सब्जेक्टिव डेटा जो होता है बाय जो पेशेंट है उसके खुद के वर्ड से जो डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि पेशेंट जो खुद कहता है और नर्स जो है वो पेशेंट जो कहता है वही डेटा को कलेक्ट कर रही है, दैट इज़ सब्जेक्टिव डेटा। एंड ऑब्जेक्टिव डेटा यानी कि पेशेंट के बोलने के बाद, यानी पेशेंट अपना इंफॉर्मेशन, यानी पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसके बाद नर्स जो है खुद ऑब्जर्व करती है, तो दैट इज़ ऑब्जेक्टिव डेटा। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव डेटा पूछने हैं कि सब्जेक्टिव डेटा का स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो पेशेंट ने बोला है कि वो नोजिया टाइप का फील कर रहा है, यानी कि उसको नोजिया है, तो फिर दैट इज़ सब्जेक्टिव टाइप ऑफ डेटा। नेक्स्ट सब्जेक्टिव, यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट कि सब्जेक्टिव डेटा जो होता है जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन अराइजिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड बाय द इंडिविजुअल। Nausea, vomiting, chest discomfort, and it is not perceptible to an observer like oral temperature and BP measured by nurse. So next question is, the best example of subjective data from the option given below is, तो best example है subjective data का इन options में से। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? पेशेंट हैविंग चेस्ट डिस्कम्फर्ट फॉर 2 आवर्स। पेशेंट को जो है चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है 2 घंटे से। तो पेशेंट ने जो है चेस्ट डिस्कम्फर्ट को अपने वर्ड्स में खुद जो है पेशेंट ने बोला है, खुद पेशेंट ने बोला है कि उसको जो है वो चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो दैट इज़ सब्जेक्टिव डेटा।
साइन एंड सिम्टम एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट आर रेफर्ड एज, तो साइन और सिम्टम जो है एक्सप्रेस्ड किए गए पेशेंट के द्वारा ही, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे सब्जेक्टिव डेटा ही कहेंगे। तो हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो नर्सिंग प्रोसेस होता है उसमें जो 2 स्टेप्स रहते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो होता है वो पेशेंट के द्वारा जो है वो खुद बोला जाता है, एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो बाय नर्स जो है वो बाय नर्स, जो नर्स होती है उसके ही थ्रू जो ऑब्जर्व की जाती है कंडीशन, एंड साइन एंड सिम्टम दैट इज ऑब्जेक्टिव डेटा। Next, when considering a client symptom, how should the nurse categorize a client's complaint of tinnitus? So इसमें correct option हमारा जाएगा subjective. Next, which of the following element comes under secondary subjective data? Secondary subjective data में क्या आएगा? Spouse states that client has lost all appetite, यानी कि subjective data एक जो पेशेंट खुद ही बोलता है तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, दैट इज़ सब्जेक्टिव डेटा। एंड अगर सब्जेक्टिव डेटा जो है पेशेंट के जो भी रिलेटिव होते हैं, अगर उन्होंने भी कुछ बोला है पेशेंट के बारे में, तो दैट इज़ सेकेंडरी सब्जेक्टिव टाइप ऑफ डेटा। फैमिली मेम्बर्स जैसे कि स्पॉर एंड सिग्निफिकेंट अदर आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होते हैं बाय कंफर्मिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग द क्लाइंट। फैमिली मेम्बर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर में भी प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इफ क्लाइंट इज अनएबल गिव रिलेबल इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल इन केस ऑफ चिल्ड्रन मेंटली डिस्टर्ब एंड अनकॉन्शियस क्लाइंट। Next question is the child. The nurse is using auscultation to obtain a pulse. एक नर्स जो है वो यूज़ कर रही है auscultation ऑब्टेन करने के लिए पल्स को। तो ये एग्जाम्पल है कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन ये है हमारा सब्जेक्टिव मेजरमेंट, रिलेटिव फैक्टर, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट या फिर रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? ऑब्जेक्टिव, बिकॉज यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नर्स जो है यूज़ कर रही है ऑस्कल्टेशन ऑब्टेन पल्स, यानी कि नर्स के थ्रू कोई भी ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। अगर पेशेंट खुद कुछ सिम्टम बताता है, दैट इज़ सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव डेटा साइन मीन्स मेजरमेंट और ऑब्टेन और ऑब्जर्व बाय फिजिशियन लाइक टीपीआर एंड बीपी। ऑब्जेक्टिव डेटा होता है जो मेज़र करते हैं, ऑब्टेन करती हैं या ऑब्जर्व करते हैं फिजिशियन के द्वारा या फिर टीपीआर, लाइक जैसे कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। ये सब जो है पैसे नर्स या फिर जो डॉक्टर हैं वो खुद करते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव डेटा। All measurable and observable information about the client on his or her statement of health, यानी कि सभी मेजरमेंट्स जो होते हैं एंड ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन जो होती हैं अबाउट द क्लाइंट ऑन हिज और हर स्टेट, इसे क्या कहेंगे? तो ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? ऑब्जेक्टिव डेटा। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ सेंस ऑफ स्मेल टू गो टुगेदर डेटा इन फिजिकल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑल फैक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल फैक्शन। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड। तो स्टेथोस्कोप के थ्रू जो है एग्जामिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड। तो स्टेथोस्कोप की मदद से जो भी एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पाल्पेशन कहते हैं, परकशन कहते हैं, मैनिपुलेशन या ऑस्कल्टेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ऑस्कल्टेशन। इस टाइप से हम लोगों ने नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं तो उनको देखा है। एंड नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।